नमस्ते दोस्तों। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस, इसके कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में हम बातचीत करेंगे और लास्ट में हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन होंगे, हम सब इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिंदल ग्रुप का ही एक दूसरा बिजनेस है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ था 2006 के अंदर। और जो इसका मेन जो बिजनेस है वो है maritime related service including cargo handling और storage solutions logistic services. The company develop and operates ports and port terminals under port concessions. ये अपने जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है दोस्तों। जेएसडब्ल्यू सेकंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इन फिस्कल 2022 राजकोषीय 2022 के अंदर। तो दोस्तों, इसका जो अपन मोटा मोटी देखते हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट्स 9 पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडिया विद एन इंस्टॉल्ड कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 158.43 मीट्रिक पर एनुअल। तो एज ऑफ जून 30 2023 तक। और सेकंड बात यह है कि इसकी जो ग्रोथ है सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो 15.27% पर एनुअल के हिसाब से, मतलब मार्च 2021 से लेकर मार्च 2023 के बीच में इसका जो सीएजीआर रहा है वो रहा है 15.27। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है अपन अगर समझे तो। दूसरा हम मोटा मोटी देखते हैं कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, क्या इसकी लास्ट डेट है। तो हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू आईपीओ जो ये 2800 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठाना चाहती है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें किसी प्रकार का कोई ओएफएस नहीं है, ना कोई प्रमोटर ना इन्वेस्टर, कोई अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और टोटल जो इक्विटी है मार्केट में वो 23.53 करोड़ शेयर्स की है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन सब्सक्रिप्शन होगा 25 सितंबर, 25 सितंबर से ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है और क्लोज डेट होगा 27 सितंबर का। तो अपन बात करते हैं आईपीओ की ओपन डेट 25 को है, क्लोजिंग डेट 27 को है। बेसिक अलॉटमेंट जो डिसीजन होगा वो होगा 3 अक्टूबर को और रिफंड इनिशिएट होगा 4 अक्टूबर को। और क्रेडिट शेयर्स इन इंट्रोडीमेट 5 अक्टूबर को और लिस्टिंग डेट है 6 अक्टूबर फ्राइडे को। और जो कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट का वो 5 पीएम 27 सितंबर को रहेगा। जो कंपनी ने फेस वैल्यू डिसाइड किया वो है ₹2 पर शेयर और प्राइस बैंड रखा है 113 रुपए से 119 रुपए पर शेयर। जो भी अपना रिटेल इन्वेस्टर होगा वो 119 रुपए पर शेयर के हिसाब से बिड लगाएगा इसके अंदर। लॉट साइज रहेगा 126 शेयर का। तो रिटेल इन्वेस्टर को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 14,994 रुपए इन्वेस्ट करने का रिक्वायर्ड होगा। और रिटेल मैक्स मतलब जो रिटेल ट्रेडर है आप और मेरे जैसे, वो 13 लॉट के साथ मैक्सिमम 1638 शेयर के लिए बिड लगा सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड फंड होगा 1,94,922 रुपए। और एचएनआई मिनिमम के लिए 14 लॉट है जिनको रिक्वायर्ड होगा 2,09,916 रुपए के आसपास। और मैक्सिमम 66 लॉट है जिनके लिए 9,89,604 रुपए का रिक्वायरमेंट होगा और एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख रुपए के आसपास लगेगा। टोटल इशू है वो 2800 करोड़ रुपए के आसपास है और 100% फ्रेश इशू है। इशू होगा बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर ये लिस्टिंग होगा। अपन दूसरी बात करते हैं तो इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर के लिए ऑलमोस्ट 45% रिजर्वेशन है। क्यूआईबी शेयर्स के लिए 30% है, एचएनआई कैटेगरी में 15% और रिटेल के लिए 10% का है। तो रिटेल में आईपीओ अपन को अलॉटमेंट होना थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे क्योंकि 100 में से 10 ही रिटेल इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट शेयर अलॉट होंगे। मतलब 23.5 करोड़ इक्विटी है तो ऑलमोस्ट 2,30,00,000 के आसपास इक्विटी रिटेल्स को मिलेंगे। टोटल शेयर आपको मैंने बता दिए 23.5 करोड़ के आसपास है। आईपीओ लाने से पहले शेयर होल्डिंग है प्री इश्यू है 96.42% है और लिस्टिंग के बाद कितनी क्या प्रमोटरशिप रहेगी वो अभी इसमें कुछ डिटेल्ड है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल टर्म के बारे में, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो 2020 में कंपनी के पास असेट था 7,191 करोड़ का और रेवेन्यू था 1232 का, जिसपे पेट 196 रुपए मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो था 196.53 करोड़ का कंपनी के पास मुनाफा था। अपन पेट मार्जिन की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15-16% का पेट अवेलेबल है। उसके बाद 2021 में एसेट इंक्रीज होकर के 8,254 करोड़ रुपए के आसपास हुआ और रेवेन्यू 1678 से इंक्रीज हुआ कुछ 1200 से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 284.62 करोड़ रुपए के आसपास। अपन यहाँ पे भी पेट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी 16 से 17% का कुछ मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। सेकंड अपन 2022 में बात करें तो 9429 करोड़ रुपए की कंपनी के पास एसेट थे, रेवेन्यू 2378 करोड़ इंक्रीज जनरेट हुआ, जिसमें से पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 330 करोड़। तो यहाँ पे हमें कुछ जो मार्जिन है वो थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। यहाँ पे 16-17% के आसपास जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 330 लगभग 13 से 14%, यहाँ पे थोड़ा सा 2-3% का हमें डाउन देखने को मिला। 2023 के अंदर असेट में इंक्रीज हुआ, 9,450 करोड़ का असेट में इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू भी 3372.85 के आसपास थोड़ा इंक्रीज हुआ, अच्छा इंक्रीज हुआ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 750 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट हुआ। जहां पे अपन अगर बात करें तो प्रॉफिट जो पेट मार्जिन है तो ये ऑलमोस्ट 22% के आसपास यहाँ पे हमें मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि एक वर्तमान के हिसाब से हम देखें प्रेजेंट में तो बहुत अच्छा मार्जिन कंपनी के पास है। जहां पे कंपनियां नॉर्मली 5 से 6% का मतलब मार्जिन रखती है, यहाँ पे ये 22-23% के आसपास इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अवेलेबल है। कंपनी के हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2020 में 2486 करोड़ था, उसके बाद 2829 हुआ, 3208 करोड़ हुआ, उसके बाद 3645 के आसपास हुआ। तो कंपनी कंटिन्यू अपना सरप्लस रिजर्व भी बढ़ाती जा रही है। एक बात हम थोड़ा सा सोचे तो 2022 और 2023 में असेट में कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि कंपनी का जो पेट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 330 से 750, तो ऑलमोस्ट डबल से ही थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन कंपनी ने क्या है कि इस जो यूटिलाइज यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ इसका प्रॉफिट वो कंपनी ने अपनी बोरोइंग कम करने में किया है। आप देख पा रहे होंगे 2020 में कंपनी के पास बोरोइंग थी 3100 करोड़ रुपए की, उसके बाद हुई थी 3945 करोड़ 2021 में, देन 2022 में 4408 करोड़ की कंपनी के पास बोरोइंग थी। तो अपन प्रेजेंट में बात करें तो कंपनी के पास 4243.70 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग रही है। तो ऑलमोस्ट अपन बात करें तो 200 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपनी बोरोइंग कम की है, तो ये एक पॉजिटिव है। कंपनी का जो मेन अपन ऑब्जेक्टिव बात करें तो कंपनी बोरो को अपनी डेब्ट को कुछ कम करना चाहती है। तो असेट अपन बात करें तो अच्छे हैं, असेट में कोई मतलब कमी नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और अपना रिजर्व सरप्लस बढ़ाती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो कंपनी जो आईपीओ पे जो वर्तमान में आईपीओ की अपन बात करें जो प्राइस है आईपीओ का 113 से 119 रुपए की, उसके हिसाब से 29.67 का पीई है कंपनी का। पोस्ट लिस्टेड होने के बाद 19.38 रुपए के आसपास हो जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये एक क्या है लार्ज कैप या अपन इसको मिड कैप में कंसीडर कर सकते हैं। 24,990 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.33%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.49%। तो एनुअल कंपाउंड जो भी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी यहाँ पे रिटर्न उसमें मिल रहा है 20% के आसपास। तो ये बहुत अच्छा अपन पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग देंगे इस चीज को। ईपीएस है कंपनी का 4.12 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 18.80%, ये भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करें कंपनी के कुछ और फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो कंपनी का है 2.36%। मतलब कंपनी इतना रुपए कमा रही है कि वो इंटरेस्ट को 2.36 टाइम भी पेमेंट कर सकती है। कंपनी का ईबीटा ईबीआईटी अपन बात करें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज तो 1409 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, उसमें से इंटरेस्ट जा रहा है कंपनी का 596 करोड़ रुपए के आसपास और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 741 करोड़। सब कुछ एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी के पास 741 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा बच रहा है। तो इस हिसाब से हम बात करें तो बहुत अच्छा इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं कंपनी के।
तो हम आगे बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि कंपनी इस पैसा को कहाँ पे इस्तेमाल करने जा रही है। तो जो कंपनी है वो अपना यहाँ पे प्रीपेमेंट और रीपेमेंट इन द फुल ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ द सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड इन ओन्ड सब्सिडरीज जेएसडब्ल्यू धर्मात्र पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट लिमिटेड। तो कंपनी अपनी क्या जो भी शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टर्म की जो बोरोइंग है, उधार है, उसको कंपनी अपना इस आईपीओ के माध्यम से कुछ रिड्यूस करना चाहती है। और कंपनी की जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है, फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी की फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट वगैरह है। तो कंपनी अपने जो भी इंटायर जो कॉर्पोरेट पर्पज है, डेब्ट को कम करना चाहती है कंपनी। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी अच्छे हैं। कंपनी पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू लेके आ रही है। इतना अच्छा मतलब अभी क्या है, मार्केट थोड़ा सा बेरिश होने को तैयार है, लेकिन फिर भी जो प्रमोटर्स है और इन्वेस्टर है वो उनमें पैनिक नहीं है। वो अपना किसी भी आईपीओ में, कुछ लोग क्या करते हैं जब भी मार्केट खराब होने लगता है तो अपनी हिस्सेदारी बेचने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी की प्रमोटरशिप भी स्ट्रांग है और पूरा पूरा फ्रेश इशू है। तो हम फाइनेंशियल की फैक्टर भी अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल टर्म्स भी अच्छे हैं। तो कंक्लूजन यही है कि आप इसमें मल्टीपल लॉट्स के साथ अप्लाई कर सकते हो और आपको मिनिमम 10 से 20% का लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल मार्केट कैप की नहीं है। कंपनी एक लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी है, 24,990 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो यहाँ पे हम कोई ज्यादा मतलब लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी आपको 15 से 20, 25, 30% तक यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 30% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं और मिनिमम 10 से 15% का आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।